शरद पवार। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यहाँ किरीट सोमैया जी का स्पीच मुझे पढ़कर बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने आज देखा है उनके विचारों में। मुझे याद है कि 1987 में मैंने मुंबई शहर में एक चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक स्पीच दिया था कि जिसमें खराब आर्थिक परिस्थिति दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कुछ क्षेत्रों से विड्रॉ होने की बात मैंने कही थी। मैंने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया था कि जिस पर बड़ा हमला मेरे ऊपर हो गया कि सरकार ने दुकानदारी बंद करनी चाहिए, निजी क्षेत्र को सरकार ने ज़्यादा मौका देना चाहिए और विदेश से तकनीकी और नॉलेज न्याय कोई आता है तो उनका स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे याद है कि ये स्पीच देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बम्बई के अध्यक्ष किरीट सोमैया थे, उन्होंने एक बाहर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया और मेरे सदन में प्रतिपक्ष के एक नेता थे जिनका नाम मनोहर जोशी था। उन्होंने इस विषय पर सदन पर बड़ा बहस किया और एक दिन ये सरकार भी दूसरे को चला देने का काम शरद पवार जी और उनके सहयोगी करेंगे, इस तरह का हमला मेरे ऊपर किया था। और ये सब परिस्थिति, ये सब स्पीचेस, मनोहर जोशी कौन थे? बड़े समझदार थे। तो ये विचारधारा रखने वाले सब हमारे साथियों में इतना बदलाव आ गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, सफाई होनी चाहिए, जानकारी नहीं है अध्यक्ष। क्या हुआ, कौन थे? मैं मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ, इसके जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो खुशी है कि इसमें बहुत परिवर्तन आ रहा है। किरीट सोमैया जी ने दो बातें कही कि आप उसको, ये प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को आप क्यों रोकते हो या क्यों विरोध करते हो। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 1991-92 में जब इस देश की आर्थिक परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव किया, तब आप लोग कहाँ बैठे थे। उन्होंने जो दो सवाल यहाँ खड़े किए, इससे मैं सहमत हूँ। ये बात सच है कि हम विरोध करते हैं और जब कब हम लोग हुकूमत में थे तब इसका समर्थन करते थे, समर्थन जरूर किया। 1991-1992 के परिस्थिति, देश की आर्थिक परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तब पूरी अर्थव्यवस्था संकट में थी, देश का सोना गिरवी रखा गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हुआ था और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के फाइनेंस मिनिस्टर के नाते से इसी पार्लियामेंट में एक नया रास्ता देश के सामने दिखाया और जिससे उसी 5 साल देश के आर्थिक परिस्थिति में बहुत बदलाव आया। ये पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने भी देखा है। और जो कदम उठाया था वो समझदारी से सोचकर कदम उठाया था। जहां तक कोई क्षेत्र खोलने की आवश्यकता थी वहां तक जाने की तैयारी रखी थी, जहां ठहरने की, रोकने की आवश्यकता थी वहां रोकने का भी प्रयास किया था। सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश ये तब अलाउ नहीं की थी। कृषि क्षेत्र देखिए, कृषि क्षेत्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तब कभी सुनी नहीं थी, कभी मानी नहीं थी, क्योंकि 70% से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के इस क्षेत्र में जाते हैं। मुझे चिंता ये है कि नई कृषि पॉलिसी जो आज की सरकार ने रखी है सदन के सामने, इसमें
कृषि क्षेत्र में भी मल्टीनेशनल को हम इजाज़त देने की बात उन्होंने की है। अभी तक निर्णय लिया नहीं, मगर कम से कम इस बारे में हम सोचते हैं। ये बात सदन के सामने रखी है, देश के सामने रखी है, और मुझे बड़ी डेंजरस ये बात लगती है। हिंदुस्तान के किसान 70% से ज़्यादा खेती करने वाले किसान, जिनका एवरेज होल्डिंग 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ से है, और सब छोटे लोग हैं, और वहाँ कोई मल्टीनेशनल फर्म्स आएगी और वो ज़मीन बड़े पैसा देकर अपने कब्जे में लेगी, तो हिंदुस्तान में 70% रहने वाले गांव लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। और इसलिए इस क्षेत्र में वो निवेश अलाउ नहीं करने की बात 1991 में की थी, 1992 में की थी, क्योंकि ये करने की आवश्यकता थी। तब हम लोगों ने कुछ कदम उठाए थे, जैसे अपनी तबीयत तंदुरुस्त रखने के लिए सुबह चलने का। मुझे याद है, मैं पूना शहर में रहता था, तब मेरे निवास के पीछे एक बड़ी झील थी, पहाड़ था, और हम सुबह वहाँ कभी कभी जाते थे तबीयत ठीक रखने के लिए। मगर जाते थे वो पहाड़ पर एक लिमिट तक जाते थे, पहाड़ के आगे नहीं जाते थे, क्योंकि आगे जाते थे कूदने की परिस्थिति पैदा होती थी। वहाँ तक हम कभी गए नहीं। आज आर्थिक क्षेत्र में देश की नीति जब तैयार करने की परिस्थिति आती है, जहाँ तक देश की आर्थिक तबीयत ठीक रहनी चाहिए, वहाँ तक चलने के लिए किसी ने रुकावट नहीं की, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। मगर जहाँ जाने के बाद खुदकुशी की परिस्थिति पैदा हो जाएगी, तो उनको रोकने का काम करना होगा। आज प्रिंट मीडिया में हम लोगों ने ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की इजाज़त दी। मुझे लगता है कि देश के लिए ये खुदकुशी होने वाली है, और इसलिए इसको हम एक तरह का विरोध करने की बात कहते हैं। सोमैया जी ने कहा कि WTO की बात हुई। मैं मानता हूँ कि जब दुनिया एक नज़दीक आ रही है, दुनिया का ट्रेड दुनिया के लिए खुला हो रहा है, तब भारत भी कोई अलग रास्ते पर जा नहीं सकता, भारत भी अलग तरह से बैठ नहीं सकता। और इसलिए WTO में भारत हिस्सेदार है। मगर जब हिस्सेदार बनता है, तब साथ साथ भारतवर्ष के राज चलाने वाले लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि यहाँ का जो प्रोड्यूसर हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योजक हो, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को कुछ कदम उठाने पड़ेगी। आज देवेगौड़ा जी ने जो एक सवाल इस सदन के सामने उठाया, कर्नाटक हो या आंध्र हो या महाराष्ट्र हो, कि जो किसान ये सिल्क क्षेत्र में कुछ काम करते हैं, बिल्कुल उनकी आर्थिक परिस्थिति तबाह हो गई है, क्योंकि बाहर से यहाँ जो इंपोर्ट होता है उनको रोक लगाने की एक प्रोविजन WTO के एग्रीमेंट में भी है, मगर इसके आधार लेकर जो कदम यहाँ से उठाने की आवश्यकता है वो उठाई नहीं, और इसलिए किसानों की परिस्थिति वो पैदा होगी। और ये परिस्थिति जो लोग ये WTO का समर्थन करने के लिए सबसे आगे जाती है, वो देश भी अपने देश में उत्पादन करने वाले लोगों को, उनको बचाने के लिए, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए जो सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता चाहिए वो कदम उठाते हैं, और तब WTO का एग्रीमेंट भी नज़रअंदाज करते हैं। आज देखिए, अमेरिका कृषि क्षेत्र में पिछले 3 सालों में अमेरिका में जो बजटरी प्रोविजन सब्सिडी की वो पहले 3 साल पहले करते थे, इससे 4 गुना ज़्यादा कर दी है। और दिसंबर 2001 के बाद ये सब्सिडी बंद होने वाली थी, और जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार अमेरिका ने किया था। आज वो अमेरिका सबसे ज़्यादा राशि की प्रोविजन अपने बजट में करते हैं सब्सिडी के लिए। स्टील इंडस्ट्री की परिस्थिति हिंदुस्तान की देखिए, दुनिया में देखिए। यहाँ स्टील प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, दुनिया में ज़्यादा हो गया। जो अमेरिका WTO के बारे में बहुत प्रचार करने वाला देश था, आज दुनिया के कौन से देशों से अमेरिका में स्टील एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ सबसे ज़्यादा ड्यूटी इंट्रोड्यूस करने का काम अमेरिकन सरकार ने किया है। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ। कोई भी देश अपने देश में उत्पादन करने वाला जो कोई वर्ग है, उनको हितों की रक्षा करना अपना फर्ज समझता है। WTO में जो कुछ थोड़े बहुत रास्ते इसका आधार लेकर अपने लोगों के हितों की रक्षा करना चाहता है। हम सिर्फ ये भूलते हैं, और जो दुनिया में हुआ, इसलिए
हम लोगों ने उसी रास्ते से जाना चाहिए। अमेरिका का संदेश मिला, इसका संदेश इसका हमने स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ बड़े संकट से कोई क्षेत्र में काम करने वाला लोगों का सत्यानाश हुआ तो वो भी हमने खुली आंखों से देखना चाहिए। इसका हमारा विरोध है। मैं ये पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूँ, लिबरलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मगर लिबरलाइजेशन विद वन शुड नॉट just introduce and support liberalization without protecting the basic interests of indigenous producer. अध्यक्ष जी, यह कई सालों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात प्रिंट क्षेत्र में हुई थी। यहाँ कई हमारे साथियों ने पुराना इतिहास बताया। फर्स्ट प्रेस कमीशन जो बताया अपॉइंट किया गया था 1954 में, और तब फर्स्ट प्रेस कमीशन ने इस बारे में अपनी बात साफ की कि कई क्षेत्रों में हम बाहर के लोगों को हम अलाउ कर सकते हैं, बस इस क्षेत्र में हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये कोई पैसा कमाने वाला क्षेत्र नहीं है, मगर एक जनमानस तैयार करने की एक जबरदस्त शक्ति प्रिंट मीडिया में होती है। ये माध्यम जनमत तैयार करने का माध्यम है। यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए आएगा नहीं, आएगा तो हिंदुस्तान का जनमत एक अलग रास्ते पर लेकर यहाँ की हुकूमत हमारे कब्जे में रहेगी, और हमें जो नीतियाँ चाहिए दुनिया में हमारे हित के लिए, वो नीतियाँ को मदद करने के लिए ये क्षेत्र में हम बाहर लोगों को हम इजाज़त नहीं देंगे। ये बात तब की थी। और मुझे याद है, मैंने पढ़ा वो 30 सितंबर 1955 को बालकृष्ण केसकर जी तब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। उन्होंने इसी सदन में इस बारे में बड़ा एक स्पीच दिया था और इसमें देश की नीति क्या है ये सब बताई थी। सेकंड प्रेस कमीशन अपॉइंट हुआ 1982 में, 54 के बाद 1982 में, जिसके प्रमुख थे जस्टिस के मैथ्यू। और जस्टिस मैथ्यू ने जो इस बारे में बात सरकार के सामने रखी और देश के सामने रखी, इसमें साफ बात एक की कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश हमने कभी इसको इजाज़त देना नहीं चाहिए। और तब उन्होंने लिखा था, देयर शुड बी द स्पेशल लीगल प्रोविजन अंडर विच नो न्यूज़पेपर अंडरटेकिंग शुड हैव एनी फॉरेन ओनरशिप आइदर इन फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन फॉर्म ऑफ लोन्स। के मैथ्यू जी का ये रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में और तब के सरकार ने इसका स्वीकार किया था। यहाँ बतलाया गया ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है। मुझे लगता है कि इस बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। संविधान का दफा 19 सेक्शन 19 में ये बात सच है कि वहाँ गारंटी है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, और इसलिए इसके साथ साथ जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जब हमें एक आज़ादी मिलती है, तब इसके साथ मीडिया में कुछ लिखने की भी आज़ादी मिलती है। मगर ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न का लाभ सिर्फ भारतीय लोगों को है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये अधिकार इस संविधान के माध्यम से सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। ये बात उन्होंने बिल्कुल साफ की है। और यहाँ जहाँ ओपिनियन तैयार करने का ये जो माध्यम है, इसका कंट्रोल हम दूसरे के बाहर विदेशी लोगों के हाथ में देने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज की ये संविधान की जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न भी हम नज़रअंदाज करने की परिस्थिति पैदा करते हैं। रूपाल जी ने जो बात कही, इनसे मैं सहमत हूँ। दुनिया में कहीं भी, कुछ छोटे दोस्त छोड़कर कहीं भी प्रिंट मीडिया क्षेत्र में विदेशी इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कनाडा में नहीं, अमेरिका में नहीं है, हाँ, उनका आदर्श है। यूके में नहीं है, फ्रांस में नहीं, इटली नहीं, जापान में नहीं है। और वहाँ आई विल करेक्ट इट इफ इट इज।
और इसमें उन्होंने जापान ने भी जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इसमें ओनरशिप, फॉरेन ओनरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट के बारे में उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं कि जिससे बाहर के लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इतना आसान नहीं, जिसका उल्लेख यहाँ किया गया रूपर्ट मर्डॉक। रूपर्ट मर्डॉक इस क्षेत्र के दुनिया से वो एक बड़े ज़बरदस्त व्यक्तित्व है। वह है रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के, सिटीजन थे, नागरिक थे ऑस्ट्रेलिया के। उनको अमेरिका में इस क्षेत्र में जाना था, फॉक्स टेलीविज़न नेटवर्क करने का उनके सामने एक सपना था, और वो पूरा करने के लिए वो अमेरिका में गए। अमेरिकन सरकार ने उनको इजाज़त नहीं दी। जिस दिन रूपर्ट मर्डॉक अमेरिकन सिटीजन बन गए तब उनको वहाँ मौका मिला, तब तक उनको मौका नहीं मिला था। आज अमेरिका में भी ये परिस्थिति है, ये हम नज़रअंदाज करना मुझे लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं। लोग बोलते हैं कि बहुत से लोगों ने इस पर लिखा भी है कि बहुत बाहर से पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी। आज हिंदुस्तान के अखबारों को बाहर से टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लंदन का टाइम्स देखिए, यहाँ का टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए। यहाँ की टाइम्स ऑफ इंडिया की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी, कम से कम उसके आसपास तो लगेगी। यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में हम कुछ कम नहीं करते। हाँ, ये बात सच है कि पैसे के बारे में यहाँ 50,000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर निकलते हैं। इनमें से मुझे लगता है कि कम से कम 100-200 न्यूज़पेपर छोड़ने के बाद बाकी सब न्यूज़पेपर की परिस्थिति बड़ी खराब होती है। आर्थिक परिस्थिति, उनके पास पैसे की कमियाँ होती है। एक बार विदेश का पैसा आएगा और इनमें से कुछ लोगों को वहाँ इन्वेस्टमेंट करके टोटल कंट्रोल अपने हाथ आएगा, तो मुझे विश्वास है कि ये जो 40,000 या 50,000 बाकी न्यूज़पेपर चलते हैं, इनमें से बहुत से न्यूज़पेपर बंद हो जाएंगे। वो कंपटीशन में इनका सामना कर नहीं सकेंगे। हम देखते हैं कि इसी दिल्ली शहर में, मुझे मालूम नहीं आजकल है या नहीं, मगर कुछ एक साल पहले यहाँ एक संघर्ष हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त ताकत वाले थे, दोनों ने कीमत कम की। वो दोनों ही 1 रुपए को टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स कुछ साल या 2 साल या कुछ महीने उन्होंने बेचा, मगर असर हुआ बाकी न्यूज़पेपर के ऊपर और बाकी न्यूज़पेपर बंद होने लगे। उनकी ताकत थी, इसलिए शायद वो ये संघर्ष कर सके। जब दुनिया के बाहर से पैसे यहाँ आएंगे और इस तरह से एक कीमत का संघर्ष शुरू करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि 2-3 महीने में इनमें से 70-80% वृत्तपत्र न्यूज़पेपर बंद पड़ेंगे और इसका टोटल कंट्रोल देश के बाहर के अमीर लोगों को जो हिंदुस्तान में अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं उनके हाथ में जाएगी, और तब हम लोगों को कोई बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। और इसलिए बड़ी समझदारी से हम लोगों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। यहाँ बतलाया गया कि कुछ संपादकों ने, जर्नलिस्ट ने भी समर्थन किया, कुछ लोगों का नाम भी लिया। ये बात सच है कि जब ये मल्टीनेशनल्स आएंगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी, कुछ चंद लोगों को मिलेगी, अच्छी कार मिलेगी। मगर इन लोगों ने भी भूलने की आवश्यकता नहीं है कि आज इसी क्षेत्र में परिस्थिति बदल रही है। इससे पहले पत्रकारों के हितों की रक्षा करने के लिए कई कमीशंस अपॉइंट की गई थी, वेज बोर्ड अपॉइंट की गई थी। ये सब वेज बोर्ड और बाकी सब कमीशन को बाईपास करने के लिए एक नया रास्ता कुछ लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने इस क्षेत्र के निकाला है, और वो रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से अपॉइंटमेंट। एडिटर भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से आता है, सब एडिटर भी, ब्यूरो चीफ भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से आता है, सीनियर जर्नलिस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से आता है। 3 या 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट होता है। थोड़ी बहुत तनख्वाह ज़्यादा देते होगी, मगर उनके सिर पर हमेशा वो तलवार रहती है, किस दिन घर जाना पड़ेगा। इनके जीवन में जो स्वास्थ्य रहता है वो स्वास्थ्य की परिस्थिति नहीं रहती, वो पैसा मिलता है मगर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहती। और मुझे लगता है कि पत्रकारों की सिक्योरिटी खत्म जिस दिन हम करेंगे, उस दिन वो अपना काम आज जो ईमानदारी से करता है, इस ईमानदारी के ऊपर इसका बुरा असर हो जाएगा। और इसलिए टेम्परेरी कुछ पैसे मिलने की परिस्थिति हो सकती है, इसलिए कुछ लोग खुश हो गए, मगर एक बार ये हायर एंड फायर अप्रोच ज़बरदस्ती से शुरू होने के बाद
इन लोगों को भी कौन से परिस्थिति से सामना करना पड़ेगा वो नज़रअंदाज कर नहीं सकते। यहाँ बतलाया गया कि इसमें बहुत कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं। बाहर के लोग आएंगे तो एडिटर तो हमारा ही रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमारा रहेगा। अंग्रेज जब आए थे तब आईसीएस सब इंडियन ही थे, कोई 1, 2, 4 अंग्रेज इधर उधर बैठते थे, बाकी सब आईसीएस ऑफिसर इंडियन ही थे, भारतीय थे। मगर जो अंग्रेज चाहता था वही काम वहाँ होता था, और इसलिए एडिटर कल शायद हिंदुस्तानी रहेगा, मगर इसका कंट्रोल जिसके हाथ में है वो कंट्रोल रखने वाला जो कोई होगा विदेशी, वो ही यहाँ की नीति तैयार करेगा, और वैसी नीति हमारे सामने आएगी। वो कहते हैं कि 26% से ज़्यादा नहीं, ये ठीक है। 26% क्यों ले लिया, 25 क्यों नहीं ले लिया, 24 क्यों नहीं ले लिया? 26% में स्पेशल रिजोल्यूशन करने का अधिकार है, और स्पेशल रिजोल्यूशन करने का बोर्ड में अधिकार एक बार आपने विदेशी लोगों के हाथ में दे दिया तो उसका कंट्रोल वहाँ जाता है। टाटा ग्रुप 8% से चलता है, टाटा ग्रुप की टोटल इन्वेस्टमेंट 8%, 9% से ज़्यादा नहीं, फिर भी वो चला सकते हैं। यहाँ 26% हम देते हैं, और 26% ठीक है, शायद 26% कई लोग कहते हैं कि 74% खेला उनके हाथ में नहीं है। 74% लेने की कोई आवश्यकता होती नहीं। 26% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बाकी जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसको पैसे देकर सिर्फ उसका वोटिंग राइट का एग्रीमेंट करना, बाकी कोई करने की आवश्यकता नहीं। टोटल न्यूज़पेपर का कंट्रोल आपने हाथ में, बिल्कुल आराम से रहने का रास्ता ये लोग ढूंढेंगे। कई क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थिति आज भी इस देश में पैदा होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह सब परिस्थिति नज़रअंदाज करना देश के लिए घातक हो जाएगा। बीबीसी जब यहाँ आ गई तब शुरू में भारत सरकार ने कंडीशन डाली थी कि ब्यूरो चीफ हिंदुस्तानी होना चाहिए। आज हम ब्यूरो चीफ हिंदुस्तानी यहाँ नहीं देखते, अंग्रेज देखते। मार्क टुली जो बहुत हिंदुस्तान के ये मिट्टी से समरस होने वाला एक पत्रकार था, वो ये परिस्थिति देखकर ये हिंदुस्तान छोड़कर वापस गया, क्योंकि उनको भी सहन करना मुश्किल ये हो गया था। जहाँ स्टार की बात यहाँ कही गई, कितना वेस्टर्न इम्पैक्ट आज स्टार्स टीवी से होता है ये भी हम लोगों को सोचना होगा। जो न्यूज़ हम देखते हैं और वहाँ लड़कियाँ जो न्यूज़ देने वाली है उनका पहराव देखिए, पोशाक देखिए, कपड़े देखिए, ये भी हमें कई साड़ी बीड़ी देखने के लिए मिलती नहीं, कोट देखा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर टोटल एक इम्पैक्ट, एक माहौल विदेशी करने की तैयारी यहाँ से होती है, ये हम सब लोग यहाँ देखते हैं। और इसलिए जब जिसका उल्लेख यहाँ किया गया कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी में इस बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ, और स्टैंडिंग कमेटी में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है कि होम मिनिस्ट्री की जो होम मिनिस्टर को बुलाया गया, और होम मिनिस्ट्री ने ये वो कहा, पेज 31 पैराग्राफ 39, द होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल स्टेटेड बिफोर द कमिटी that as people tend to rely more on printed version of the fact, an attempt at disinformation will have tremendous impact on the people, and it will be more difficult to control it. So in the view of the Home Ministry, the internal security scenario is not conducive for an opening up the print media sector. So internal security scenario is not conducive. That is a statement which was given by Joint Secretary of the Home Ministry before this committee 8 months back. यानी आज की परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में क्या बदलाव आ गया? सीमा की परिस्थिति सुधरी, आतंकवाद कम हो गया, पड़ोसी दोस्त जो हर हफ्ते में कुछ न कुछ यहाँ कोई एक समस्या पैदा कर सकता है, उन्होंने कुछ अपना रवैया बदला। मगर क्या इतनी जल्दीबाजी की? ये परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो भी हम लोगों ने, और इसमें ये एक निर्णय लेने की बात उन लोगों ने की। और इसलिए मुझे ये लगता है कि हमने इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी महत्वपूर्ण लोगों ने इसको विरोध किया है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS, इन्होंने अपोज किया। एडिटर गिल्ड इन्होंने अपोज किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने अपोज किया। आप जिनके से सलाह लेते हैं वो स्वदेशी जागरण मंच ने अपोज किया। जिनका संदेश आप हमेशा लेते हैं वो RSS ने अपोज किया।
जिनकी मदद से आप सरकार चलाते हैं वो चंद्रा बाबू ने किया, जिनकी मदद से ये सरकार चलाते हैं और जो सरकार को हमेशा बम्बई से सलाह देते हो बाला साहब ठाकरे जी ने एडिटर लिखकर बड़ी इस बारे में अपनी भावना बड़ी ज़बरदस्त लैंग्वेज में। आपका समय पूरा हुआ है सरदेव जी। मैं पहुंचूंगा, उनको बताऊंगा कि बाला साहब का नाम लेने के बाद आपने मुझे टोका था। नहीं, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, दो ऐसी बात नहीं है। तो बहुत से राजनीतिक और पार्टी नाम ने लेते समय ही आपका टाइम खत्म हो बहुत से राजनीतिक पार्टी ने इसको विरोध किया है और इसलिए ये फोर्थ स्टेट है। यहाँ हमें समझदारी से निर्णय लेना होगा। यहाँ जो बतलाया गया कि आर्थिक नीति पर हम लोगों ने राजनीति नहीं लानी चाहिए, जो सलाह हमें यहाँ दे दिया, नेशनल इंटरेस्ट की कहीं भी बात हो हम वहाँ राजनीति नहीं आएगी। और नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, बैठकर डिस्कस करके कोई इसमें कोई कदम उठाना चाहते हैं तो इस बारे में हम लोगों की तैयारी जरूर रहेगी। मगर इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, ना अपने पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया, ना किसी पार्टी को नहीं लिया। आज ही मैंने सुना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई कैंडिडेट आपके पार्टी ने, सरकार के पार्टी ने फाइनल किया। ठीक है, वो उनका अधिकार है, मगर इतना बड़ा निर्णय लेते समय विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस न लेने की तैयारी जिस सरकार की हो, वो सरकार हम लोगों को सहयोग की अपेक्षा करे तो ये बात गलत है। इतना मैं कहता हूँ। और फिर ये एक निर्णय देश के ऊपर बहुत परिणाम करने वाला निर्णय है और इसलिए इसमें आपने फिर सोचना चाहिए और आपने आपके साथियों का जो इस बारे में विचार है, विचारधारा है, वो मद्देनजर देखते हुए इसमें परिवर्तन करना चाहिए। इतना ही मैं करना चाहता हूँ।